नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो आज की कक्षा साथियों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में। और यदि आप हिंदी से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट की हो, सीयूईटी की हो या कोई भी अन्य परीक्षा हो, उसके लिए आपको हिंदी का उद्भव और विकास समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं परीक्षाओं में। यदि हम यूजीसी नेट की बात करें तो यूनिट 1 ही आपकी हिंदी के उद्भव और विकास को लेकर है, ठीक है। इसलिए इस कक्षा में आप पूरे ध्यानपूर्वक सुनना, और जो जो मैं बताऊंगा सब कुछ महत्वपूर्ण ही होने वाला है, ठीक है। और आज की कक्षा को आप एक परिचय के रूप में समझ लेना, क्योंकि आज की कक्षा में मैं बताऊंगा कि हिंदी का विकास किस किस भाषा से हुआ, कौन सी भाषा से अन्य किस भाषा का विकास हुआ, कौन सी पहले आई भाषा, कौन सी बाद में आई। ये सब हम इस कक्षा में देखने वाले हैं। और इसके बाद जो आने वाली कक्षाएं होंगी, उसके बाद हम हर एक भाषा के बारे में, हर एक बोली के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर यदि हम भाषा के विकास क्रम को देखें, तो भाषा के विकास क्रम में सबसे पहले भाषा जो आती है, हम सभी को पता होगा कौन सी भाषा है, संस्कृत। उसके बाद पाली, उसके बाद आती है प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, और उसके बाद अपभ्रंश से ही अन्य भाषाओं, बोलियों और जो हमारी हिंदी है जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, उसी का विकास हुआ है, ठीक है। यदि हम अब इनके विकास क्रम में सबसे पहले देखें, तो सबसे पहली जो भाषा आती है वह आती है संस्कृत भाषा। यदि हम संस्कृत को देखें तो इसे देवताओं से उत्पन्न भाषा माना जाता है, यानी कि माना जाता है कि जो संस्कृत है इसका उद्भव देवताओं से हुआ है, इसे देव भाषा भी कहा जाता है। और यदि हम इसके समय की बात करें तो इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। यदि हम संस्कृत को देखें तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत के बाद कौन सा आता है? लौकिक संस्कृत। यदि हम वैदिक संस्कृत की बात करें तो इसका जो समय है वह माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और कहीं कहीं हमें 800 ईसा पूर्व भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो हमारी लौकिक संस्कृत है, इसका समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इन दोनों का आप समय याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि हम सबसे पहले वैदिक संस्कृत की बात करें तो वैदिक संस्कृत में हमें जिन ग्रंथों की रचना देखने को मिलती है वे हैं वेद, यानी कि वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई। और वेद में सबसे पहले रचना किस वेद की हुई? तो वह आता है ऋग्वेद। यह भारत का और माना जाता है कि संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, और संस्कृत भी सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक गिनी जाती है, ठीक है। और संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, और यह सबसे महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें अन्य वेद भी आते हैं, ठीक है। चारों वेदों की रचना हुई वैदिक संस्कृत में। इसके अलावा, वेदों के अलावा इसमें ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की भी रचना हुई। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके बाद उपनिषदों की रचना इसी वैदिक संस्कृत में हुई। और मैंने बताया कि वैदिक संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। और यदि हम वैदिक संस्कृत के बाद बात करें तो जो अगली संस्कृत आती है हमारे पास, वह आती है लौकिक संस्कृत। कौन सी? लौकिक संस्कृत। यदि हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो मैंने अभी बताया इसका समय 1000 ईसा पूर्व से कब तक है? 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यदि हम अब इसमें लौकिक संस्कृत में ग्रंथों की बात करें, रचनाओं की बात करें, तो इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए वे हैं रामायण और महाभारत, ठीक है।
रामायण रामायण और महाभारत की रचना इसी लौकिक संस्कृत में हुई है। इसके अलावा इसमें कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम इन सभी की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। और माना जाता है कि जो वैदिक संस्कृत थी वह एक कठिन भाषा, यदि आप पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को तो आपको स्वयं देखने को मिल जाएगा कि जो वैदिक संस्कृत है वह लौकिक संस्कृत के बहुत ज्यादा कठिन है, उसे पढ़ने में और समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। इसलिए जो अगली भाषा वैदिक संस्कृत के बाद प्रचलित में आई वह थी लौकिक संस्कृत, जिसे कि कई सारे आम जनमानस के जो लोग थे वह भी समझने में सक्षम थे। और यदि हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो इसे ब्राह्मण संस्कृत या उत्तर संस्कृत नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई संस्कृत की बात। ठीक है, इसके बाद जो अब भाषा के विकास में अगली भाषा आती है वह आती है पाली। तो संस्कृत के बाद जो अगली भाषा प्रचलन में आती है वह आती है पाली। कौन सी भाषा? पाली। यदि हम पाली की बात करें तो इसका समय है 500 ईसा पूर्व से कब तक? 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली भाषा का समय माना जाता है। और यदि हम पाली की बात करें तो इसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है। क्या? प्रथम प्राकृत। और जो ये पाली है यह पहली आम जनमानस की भाषा थी। क्या थी? पहली आम जनमानस की भाषा। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया संस्कृत के समय में कि जो संस्कृत थी वह बहुत ही कठिन भाषा थी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, आम जनमानस के लिए, जो उतने पढ़े लिखे या सक्षम नहीं होते उनके लिए वह भाषा उतनी सुलभ नहीं थी, उन्हें उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती थी और वे पढ़ लिख भी नहीं पाते थे संस्कृत को। लेकिन जो संस्कृत के बाद पाली आई यह एक सरल भाषा हुई, बहुत ही सरल भाषा थी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो आम जनमानस था उसके लिए समझने के लिए भाषा बहुत ही सरल थी। और ये जो पाली भाषा है इसे बौद्ध धर्म की भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की भाषा। और इसका जो मुख्य कारण है, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने सारे जो उपदेश थे वह इसी पाली भाषा में दिए थे। और इसी में पाली भाषा में यदि हम देखें तो बौद्ध धर्म के जो मुख्य ग्रंथ हैं, जो जिन्हें पिटक ग्रंथ कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों की रचना भी पाली भाषा में हुई है, जिस कारण से इसे बौद्ध धर्म की भाषा भी कहा जाता है। क्या क्या कहा मैंने? जो पाली है यह क्या है? इसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है, यह पहली आम जनमानस की भाषा है और यह बौद्ध धर्म की भी भाषा है। ठीक है, तो पाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आप याद रख लेना। इसके बाद यदि हम पाली की बात करें तो पाली के बाद जो भाषा आती है वह आती है प्राकृत। कौन सी? प्राकृत। यदि हम प्राकृत के समय की बात करें तो इसका समय हो जाएगा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी प्राकृत का समय माना जाता है। यदि हम प्राकृत की बात करें तो इसे मलेच्छों की भाषा भी कहा जाता है या पहली अनपढ़ों की भाषा। ठीक है, और ये जो प्राकृत है, प्राकृत का अर्थ होता है मतलब भाषा के, जो भाषा बिगड़ी हुई होती है, जिसका कि स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है या जिसका व्याकरण शुद्ध नहीं होता, उसे ही प्राकृत कहा जाता है। तो प्राकृत भाषा में आपको यही सब कुछ याद रखना है, इससे ज्यादा प्राकृत के बारे में कुछ अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो प्राकृत के बाद अगली भाषा आती है वह आती है अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश। यदि हम अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी इसका समय माना जाता है। यदि हम अपभ्रंश की बात करें तो भाषा के बिगड़े हुए रूप को ही अपभ्रंश कहा जाता है। और यदि हम अपभ्रंशों में देखें तो अपभ्रंशों की जो संख्या है वह 7 मानी गई है, यानी कि कुल कितने अपभ्रंश हैं? 7 अपभ्रंश। लेकिन यदि जब हम शुरू में देखें तो शुरू में अपभ्रंशों की संख्या जो थी वह 6 ही थी, लेकिन जब भोलानाथ तिवारी आए तो उन्होंने अपना एक अलग से अपभ्रंश दिया, जिस कारण से उनकी संख्या बाद में 7 कर दी गई। ठीक है, आप और वर्तमान में जो इन अपभ्रंशों की संख्या है यह 7 मानी जाती है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, यदि अब हम अपभ्रंश के बारे में बात करें तो अपभ्रंश भाषा से ही अलग अलग जो भाषाएं हैं, भाषा वर्ग हैं या बोलियां हैं, उनका जन्म हुआ है इसी अपभ्रंश से। यदि हम अपभ्रंश को देखें तो इसमें कुल मैंने कितने बताए? 7 अपभ्रंश। सबसे पहला कौन सा आता है? शौर सैनी। शौर सैनी। ठीक है, इसके बाद पैशाची अपभ्रंश। कौन सा?
पैशाची, इसके बाद ब्राचड़, इसके बाद चौथा जो अपभ्रंश है वह आता है मागधी। कौन सा? मागधी। यदि हम मागधी के बाद देखें तो इसके बाद अगला आता है पांचवा अर्ध मागधी, और इसके बाद जो छठा अपभ्रंश हमारे सामने है वह आता है महाराष्ट्री। कौन सा? महाराष्ट्री। और जो अंतिम अपभ्रंश है जिसे कि किसने दिया था? भोलानाथ तिवारी ने, उसका नाम क्या है? खस अपभ्रंश। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 7 अपभ्रंश है और ये क्रम से हैं। अगर परीक्षाओं में भी इनका क्रम पूछा जाएगा तो याद रखना, सबसे पहले कौन सा है? शोरसेनी, फिर पैशाची, फिर ब्राचड़, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और अंतिम में है खस अपभ्रंश। इन सभी को आप याद कर लेना। और इनसे जो जिन जिन अलग अलग भाषाओं और बोलियों का विकास हुआ है उसे हम किसी और कक्षा में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली भाषा आती है, अब महत्वपूर्ण जो अपभ्रंश से हम देखने वाले हैं, हम थोड़ी बहुत हिंदी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यदि हम हिंदी को देखें तो इसका जो आरंभ है वह 1000 ईस्वी के बाद माना जाता है। और यदि हम हिंदी के सर्वप्रथम कवि की बात करें तो सरहप्पा को सामान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। और हिंदी में जो खड़ी बोली हिंदी में जो प्रथम रचनाएं हमें देखने को मिलती है वे अमीर खुसरो की देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो हिंदी जो नाम है, यदि हम हिंदी नाम को देखें तो यह परिणाम है विदेशियों के गलत उच्चारण का। और यह नाम किसके द्वारा दिया गया? यह नाम दिया गया ईरानियों के द्वारा। ईरानियों के द्वारा हिंदी नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो हिंदी में जो सबसे पहले जो मैंने बताया कि प्रथम कवि हिंदी में सामान्य रूप से सरहप्पा हैं, और हिंदी की जो प्रथम कवित्री मानी जाती हैं वह मानी जाती हैं प्रथम कवित्री। यदि हम प्रथम कवित्री की बात करें तो मीराबाई को हिंदी की प्रथम कवित्री माना जाता है। क्या? मीराबाई को हिंदी की प्रथम कवित्री माना जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ भाषा का उद्भव और विकास, और इसका थोड़ा बहुत सामान्य परिचय हमने इस कक्षा में देख लिया। अब आगे की कक्षाओं में ये जितनी भी भाषा है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और जितने भी अपभ्रंश मैंने बताए, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लेना। और यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और कहीं से PYQs देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर यदि आप शॉर्ट्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर मैंने हर एक शॉर्ट्स में 4-4, 5-5 PYQs मैं करवा रहा हूं। और यदि आप वहां से देखेंगे तो आपका ज्यादा समय भी नहीं जाएगा, आपका समय भी बचेगा और आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी। ठीक है।